आज हम एक बेहद विचलित करने वाली और बहुत ज़रूरी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर का बालिका गृह कांड। हाँ, वो जगह जो बेसहारा नाबालिग लड़कियों के लिए एक सुरक्षित पनागाह होनी चाहिए थी। लेकिन असलियत में वो उनके लिए यातना और शोषण का एक भयानक अड्डा बन गई। बिल्कुल। इस पड़ताल के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस की वो अहम सोशल ऑडिट रिपोर्ट है जिसने ये सब खोला। हाँ, और फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच शीट और जांच के कुछ हिस्से भी हैं। इनके अलावा अलग अलग मीडिया कवरेज और कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं जिनमें प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक संस्थान जो सुरक्षा का वादा करता था वो इतने बड़े संगठित अपराध का मतलब एक रैकेट का अड्डा बन गया। ये सवाल बहुत जरूरी है। ये भयानक सच आखिर सामने कैसे आया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और सबसे जरूरी ये हमारी व्यवस्था की किन गहरी कमजोरियों पर रोशनी डालता है। चलिए कोशिश करते हैं इस उलझी हुई और दर्दनाक कहानी की परतें खोलने की। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसी घटना है जो रूह कपा देती है। सोचिए वो बच्चियां जो पहले से ही गरीबी, बेसहारापन या मुश्किल पारिवारिक हालात से जूझकर उस दहलीज तक पहुंची थीं। हाँ। उन्हें उसी जगह सबसे भयानक अनुभवों से गुजरना पड़ा जहां उन्हें सबसे ज्यादा महफूज महसूस करना चाहिए था। भरोसे का इतना भयानक कत्ल। बिल्कुल अकल्पनीय है ये। तो आखिर ये सब सामने कैसे आया? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई प्रक्रिया थी? लगता है इसकी शुरुआत एक रूटीन काम से हुई थी। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इसकी शुरुआत एक सोशल ऑडिट से हुई। 2017 में बिहार सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टिस को राज्य भर में चल रहे करीब 110 सरकारी मदद पाने वाले शेल्टर होम्स का सोशल ऑडिट करने को कहा था। सोशल ऑडिट मतलब एक तरह की बाहरी जांच कि सब ठीक चल रहा है या नहीं, खासकर जब सरकारी पैसा लगा हो। हाँ बिल्कुल, एक स्वतंत्र मूल्यांकन। टिस की टीम ने जमीनी स्तर पर काम किया और फरवरी 2018 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। और यहीं से, जैसा आपने कहा, भूचाल आया। जी हाँ, इस रिपोर्ट ने न सिर्फ मुजफ्फरपुर बालिका गृह बल्कि राज्य के 15 और आश्रय गृहों में गंभीर मुद्दे उजागर किए। इनमें 6 शॉर्ट स्टे होम्स थे और 14 दूसरे शेल्टर्स। 15 और मतलब ये समस्या काफी फैली हुई थी। बिल्कुल। यौन शोषण और दुर्व्यवहार की शिकायतें कई जगह मिली, लेकिन मुजफ्फरपुर वाला मामला सबसे भयावह, सबसे ज्यादा व्यवस्थित और दिल दहला देने वाला पाया गया। रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था जिसने खतरे की घंटी बजाई? कोई खास बात? टिस टीम ने महसूस किया कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की लड़कियां बेहद डरी हुई थीं, सहमी हुई। जब टीम ने उनसे अकेले में छोटे ग्रुप्स में बात की, मतलब फोकस ग्रुप्स में, तो धीरे धीरे उन्होंने इशारों में या दबी जुबान में बताना शुरू किया। क्या बताया उन्होंने? एक लड़की ने बस इतना कहा, रात में पुरुष आते हैं। रात में पुरुष आते हैं? एक शेल्टर होम के लिए ये सुनना ही कितना खौफनाक है। हाँ, ये चंद शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह रहे थे। इसी से अंदाजा लग गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन रिपोर्ट तो फरवरी 2018 में आ गई थी। कार्रवाई होने में, मतलब एफआईआर वगैरह होने में मई का आखिर आ गया। इतना वक्त क्यों लगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और चिंता की बात भी। मीडिया रिपोर्ट्स और घटनाक्रम यही बताते हैं कि आधिकारिक कार्रवाई में तेजी तब आई जब रिपोर्ट की बातें मीडिया में लीक हो गई। तो क्या ये सिर्फ सुस्ती थी या कुछ और? स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन ये देरी सवाल जरूर खड़े करती है। क्या कोई दबाव था? क्या इसे दबाने की कोशिश हुई? ये जांच का विषय था। और इसी दौरान उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ था शायद, देवरिया में। हाँ, लगभग उसी समय उत्तर प्रदेश के देवरिया में भी एक शेल्टर होम से जुड़ा ऐसा ही मामला सामने आया, जहां से 24 लड़कियों को बचाया गया और वहां भी यौन शोषण और अवैध गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे। तो ये दिखाता है कि मुजफ्फरपुर कोई अकेली घटना नहीं थी, ये शायद एक बड़ी समस्या का सिरा भर था। बिल्कुल, ये हमारे बाल संरक्षण गृहों की निगरानी और संचालन व्यवस्था में मौजूद गहरी खामियों की तरफ साफ इशारा कर रहा था। चलिए जरा मुजफ्फरपुर के उस बालिका गृह के अंदर झांकते हैं। स्रोतों से क्या पता चलता है उसकी बनावट और माहौल के बारे में? देखिए, ये बालिका गृह शहर के शाहू रोड पर एक तंग सी गली में था और चौंकाने वाली बात यह है कि ये उसी परिसर में था जहां मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर का हिंदी अखबार प्रातः कमल का प्रिंटिंग प्रेस भी चलता था। एक ही कंपाउंड में शेल्टर होम और प्रेस? जी हाँ, पूरा कंपाउंड काफी बड़ा था जिसमें 3 इमारतें थीं। एक कॉमन लॉबी, स्टाफ के रहने की जगह, प्रिंटिंग प्रेस, ठाकुर का अपना घर और फिर ये शेल्टर होम। और जांच में कुछ ऐसा मिला जो बताता हो कि ये जगह अपराध के लिए कैसे इस्तेमाल होती थी? कोई गुप्त रास्ता वगैरह? बिल्कुल,
जांच में एक बेहद संदिग्ध बात सामने आई, एक गुप्त सीढ़ी। ये सीढ़ी शेल्टर होम की पहली मंजिल को सीधे नीचे प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ती थी। अच्छा। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस सीढ़ी के बारे में कथित तौर पर सिर्फ ब्रजेश ठाकुर और उसके कुछ बेहद करीबी लोग ही जानते थे। ये सीढ़ी तो बहुत कुछ कहती है। मतलब एक गुप्त रास्ता जो सुरक्षित शेल्टर को सीधे आरोपी के नियंत्रण वाले इलाके से जोड़ता था। हाँ, ये अपने आप में इस जगह के गलत इस्तेमाल और गोपनीयता की तरफ इशारा करती है। और अंदर लड़कियों के रहने की हालत कैसी थी? क्या वो ठीक थी? वो भी किसी कैद खाने से कम नहीं थी। जहां 40 से ज्यादा लड़कियां रहती थीं, उस पूरी जगह में हवा और रोशनी के लिए सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां थीं। सिर्फ 2? 40 से ज्यादा लड़कियों के लिए? हाँ, और बताया गया है कि दोनों मंजिलों पर लोहे के 3-3 दरवाजे थे, जिन्हें हमेशा बंद रखा जाता था। शाम होते ही शेल्टर के मुख्य गेट पर भी ताला लग जाता था। कहने को सुरक्षा, पर असल में कैद। बिल्कुल, ताकि लड़कियां बाहर न जा सके और कोई अनधिकृत व्यक्ति अंदर ना आ सके, सिवाय उनके जिनके पास चाबियां थीं, जो कि कुछ चुनिंदा लोग थे। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पा रहा था क्योंकि निगरानी शायद नाम मात्र की थी या होती ही नहीं थी। लगता तो यही है। ठाकुर के रसूख और शायद मिलीभगत के चलते औचक निरीक्षण या तो होते नहीं थे या फिर महज खानापूर्ति होते थे। व्यवस्था की इसी लापरवाही ने उस चारदीवारी के अंदर एक भयानक दुनिया पनपने दी। उस चारदीवारी के अंदर आखिर क्या चल रहा था? टिस रिपोर्ट और सीबीआई जांच ने जो परतें खोली, वो तो दिल दहला देने वाली हैं। हाँ, ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक और भयावह हिस्सा है। टिस रिपोर्ट और बाद में सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस शेल्टर होम में 7 से 17 साल की उम्र की 42 नाबालिग लड़कियां थीं। 42 बच्चियां? और जब इन लड़कियों की मेडिकल जांच कराई गई, तो उनमें से 34 के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई। 34 के साथ? हे भगवान! और ये कोई 1-2 बार की घटना नहीं थी। ये सब 2013 से 2018 तक, यानी करीब 5 साल तक एक सोची समझी व्यवस्थित तरीके से चलता रहा। व्यवस्थित तरीके से मतलब ये सब कौन कर रहा था और कैसे? आरोपों के अनुसार लड़कियों का नियमित रूप से यौन शोषण होता था। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर, जिसे लड़कियां डर के मारे हंटर वाले अंकल कहती थीं। हंटर वाले अंकल? हाँ, ये नाम ही बताता है कि कितना खौफ था। वो और उसके सहयोगी जैसे रामानुज ठाकुर, जिसे मामू कहते थे, रात में शेल्टर में आते थे। और सिर्फ यही लोग या बाहर से भी कोई आता था? चार्जशीट में यह भी दर्ज है कि बाहर से प्रभावशाली मेहमानों को बुलाया जाता था, जिनमें कथित तौर पर राजनेता और अधिकारी शामिल थे, और लड़कियों को उनके मनोरंजन के लिए उनके पास भेजा जाता था। मतलब ये एक रैकेट था पूरा? हाँ, ऐसा ही लगता है। जांच के दौरान ठाकुर के पास से ऐसे 50 हाई प्रोफाइल नामों की एक लिस्ट मिलने का भी जिक्र आया, हालांकि ये लिस्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई। और अगर कोई लड़की विरोध करती थी तो उसका क्या होता था? विरोध करने का अंजाम भयानक होता था। लड़कियों को बेरहमी से पीटा जाता था, लाठियों से, बेल्ट से। कुछ रिपोर्ट्स और बयानों में तो दीवार से सिर टकराने या गर्म तेल डालने जैसी अमानवीय यातनाओं का भी जिक्र है। ये तो सोचकर ही डर लगता है। उन्हें सजा के तौर पर भूखा रखा जाता, कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाने को मजबूर किया जाता या अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता। ये तो शारीरिक शोषण था, लेकिन क्या उन्हें काबू में रखने के और भी तरीके थे? ड्रग्स वगैरह का भी जिक्र था? हाँ, चार्जशीट के अनुसार एक और घिनौना तरीका इस्तेमाल होता था। लड़कियों को रात के खाने में नशीली दवाएं या नींद की गोलियां मिलाकर दी जाती थी, ताकि वो विरोध ना कर सके। हाँ, या तो विरोध ना कर सकें या उन्हें अगले दिन कुछ याद ही ना रहे कि रात में उनके साथ क्या हुआ। सीबीआई ने शेल्टर से 67 तरह की दवाएं और सिरिंज बरामद की, जो इस आरोप को और पुख्ता करती हैं। और भी कुछ? इतना ही नहीं, उन्हें नग्न सोने के लिए मजबूर करने और अश्लील गानों पर कम कपड़ों में डांस करवाने के भी आरोप लगे, खासकर जब बाहर से मेहमान आते थे। क्या इस सब में सिर्फ पुरुष ही शामिल थे या महिलाएं भी? नहीं, और ये और भी दुखद है। जांच में सामने आया कि कुछ महिला कर्मचारी, जैसे शेल्टर की अध्यक्ष इंदु कुमारी और मंजू देवी, भी इस घिनौनी साजिश का हिस्सा थीं। महिला कर्मचारी भी? वो क्या करती थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक वे लड़कियों को मेहमानों के लिए तैयार करती थीं, उन्हें धमकाती थीं और शोषण में सीधे तौर पर मदद करती थीं। ये तो बहुत ही भयानक है। शारीरिक और यौन शोषण के अलावा जाहिर है मानसिक प्रताड़ना भी बहुत ज्यादा रही होगी। बिल्कुल। लड़कियों को लगातार डराया धमकाया जाता था, उन्हें उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती थीं। अच्छा, या ये कहकर डराया जाता था कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें पागल घोषित करके किसी और भी बदतर शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा।
ये डर और खौफ का माहौल था जिसने उन्हें सालों तक चुप रहने पर मजबूर किया। एक तरह का चुप्पी का जाल बुन दिया गया था। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चुप्पी का जाल। और क्या हत्या के आरोप भी लगे थे, मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, ये सबसे गंभीर आरोपों में से एक था। कई पीड़िताओं ने अपने बयानों में कहा कि जब एक लड़की ने लगातार और पुरजोर विरोध किया तो उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसके शव को शेल्टर होम परिसर में ही कहीं दफना दिया गया। क्या इसका कोई सबूत मिला? सीबीआई ने अपनी शुरुआती जांच में 11 हत्याओं का शक जताया था, लेकिन बाद में कहा कि उन्हें हत्या के पर्याप्त फोरेंसिक सबूत नहीं मिले। हालांकि खुदाई में एक कंकाल बरामद हुआ था, पर उसका सीधा संबंध इस मामले से स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन पीड़िताओं के बयान हत्याओं की ओर इशारा करते रहे। ये सुनकर ही रूह कांप जाती है। उन बच्चियों पर क्या गुजरी होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये सब अचानक नहीं हुआ है। ये सालों तक एक व्यवस्थित तरीके से चलता रहा। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि टीआईएसएस ऑडिट से पहले भी शायद 2017 में राज्य बाल संरक्षण इकाई ने कुछ कमियों की ओर इशारा किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मतलब पहले भी संकेत मिले थे। हाँ, शायद कुछ लड़कियों ने पहले भी इशारों में या दबी जुबान में कुछ बताने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्हें या तो चुप करा दिया गया या उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। अब जरा इस पूरे कांड के केंद्र में जो शख्स था उस पर आते हैं। ब्रिजेश ठाकुर, ये कौन था और इसका इतना प्रभाव कैसे था? ये सब कर कैसे पा रहा था? ब्रिजेश ठाकुर सिर्फ एक एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति का संचालक नहीं था। उसका व्यक्तित्व और नेटवर्क काफी फैला हुआ था। वो एक मान्यता प्राप्त पत्रकार था। पत्रकार? जी हाँ, और तो और बिहार सरकार की प्रेस एक्रेडिटेशन कमेटी का सदस्य भी रह चुका था। उसके पास 3 अखबार थे, प्रातः कमल हिंदी दैनिक, न्यूज नेक्स्ट अंग्रेजी और हालाते बिहार उर्दू दैनिक। पत्रकारिता का ये मुखौटा उसके लिए बहुत काम का था। मुखौटा मतलब ये असली पत्रकारिता नहीं थी, इसका इस्तेमाल वो किसी और चीज के लिए कर रहा था। बिल्कुल, यहाँ उसके नेटवर्क और प्रभाव का असली खेल समझिए। रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके हिंदी अखबार प्रातः कमल का वास्तविक सर्कुलेशन यानी असल में बिकने वाली कॉपियां महज 300 प्रतिदिन थीं। सिर्फ 300? हाँ, लेकिन कागजों पर इसे 60,000 से भी ज्यादा दिखाया जाता था। 60,000? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा क्यों? इसी फर्जीवाड़े के आधार पर उसे सालाना लगभग 40 लाख रुपए के सरकारी विज्ञापन मिलते थे। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। तो फिर? ये फर्जी सर्कुलेशन उसे वो रसूख और एक तरह की मीडिया शील्ड देता था, जिससे सरकारी अधिकारी भी उस पर या उसके संस्थानों पर सवाल उठाने से कतराते थे। यही वो कवच था जिसके पीछे असल खेल चल रहा था। अच्छा, मतलब अखबार का इस्तेमाल वो अपने प्रभाव और सुरक्षा कवच के लिए कर रहा था। और एनजीओ के नाम पर भी उसे सरकारी पैसा मिलता था। हाँ, उसके एनजीओ को विभिन्न शेल्टर होम्स चलाने के लिए बिहार समाज कल्याण विभाग से सालाना करीब 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता था। 1 करोड़ सालाना? जी, तो कुल मिलाकर सरकारी विज्ञापनों और एनजीओ अनुदान से उसकी सालाना आय लगभग 3 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये साफ दिखाता है कि कैसे सिस्टम का दुरुपयोग करके न केवल आर्थिक फायदा उठाया जा रहा था, बल्कि उस फायदे से अपना प्रभाव और बढ़ाया जा रहा था। और इलाके में उसकी छवि कैसी थी? लोग क्या कहते थे? स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाके में उसकी छवि एक दबंग या बाहुबली जैसी थी। कहा जाता है कि उसके घर के आसपास की कई गलियों में उसकी दुकानें या रेस्टोरेंट थे। लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। तो ये भी एक वजह थी कि शेल्टर होम का सच इतने समय तक दबा रहा? बिल्कुल, डर का माहौल। उसका राजनीतिक और प्रशासनिक नेटवर्क कितना मजबूत था? क्या नेताओं और अधिकारियों से भी मिली भगत थी? काफी गहरा नेटवर्क था। जांच में ये बात सामने आई कि उसकी तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा से जनवरी से मई 2018 के बीच, यानी ठीक घटना के खुलासे से पहले के महीनों में 17 बार फोन पर बात हुई थी। 17 बार? इतने कम समय में? हाँ, रिपोर्ट में ये भी आया कि वो चंदेश्वर वर्मा के साथ अक्सर दिल्ली आता जाता था और इन यात्राओं का खर्च कथित तौर पर ठाकुर ही उठाता था। और अधिकारियों के बारे में? मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएसपी मुकुल रंजन ने अपनी एक रिपोर्ट में एक गंभीर आरोप लगाया था कि ठाकुर सरकारी ठेके और अन्य फायदे हासिल करने के लिए अधिकारियों को लड़कियां सप्लाई करता था। मतलब ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। जी हाँ। यानी ये सिर्फ ठाकुर का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो इसे चला रहा था और शायद बचा भी रहा था। निश्चित रूप से। इस नेटवर्क में शेल्टर की अध्यक्ष इंदु कुमारी, उसका सहयोगी रामानुज ठाकुर मामू और यहाँ तक कि जिला बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप वर्मा जैसे लोग भी शामिल थे। जिला बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष? हाँ, वहीं दिलीप वर्मा तो घटना सामने आने के बाद फरार भी हो गया था।
ये सब दिखाता है कि ये किसी एक व्यक्ति का वैशीपन नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध था जिसमें कई लोग शामिल थे और जिसे व्यवस्था के भीतर से संरक्षण मिल रहा था। तो मतलब ये कि ठाकुर ने पत्रकारिता, एनजीओ और राजनीतिक रसूख का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया था जिसने उसे न केवल बेशुमार आर्थिक फायदा पहुंचाया, बल्कि एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच भी दिया। हाँ बिल्कुल। जिसके पीछे ये भयानक अपराध इतने सालों तक बेरोक-टोक चलता रहा। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। पैसे, पावर और पहुंच का खतरनाक गठजोड़। इस रिपोर्ट के बाद फिर क्या हुआ? घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ा? गिरफ्तारियां कब हुईं? इस रिपोर्ट की बातें सामने आने के बाद दबाव बढ़ना शुरू हुआ। 29 मई 2018 को सबसे पहले बालिका गृह में रह रही लड़कियों को वहां से निकालकर दूसरे सुरक्षित माने जाने वाले शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया गया। ये पहला कदम था। फिर 31 मई को ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जून के पहले हफ्ते में ही ठाकुर और उसके 9 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला फिर सीबीआई के पास गया है ना? हाँ, मामले की गंभीरता और इसमें हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की आशंका को देखते हुए जून 2018 में ही बिहार सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की, जिसे केंद्र ने मान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की भयावहता का स्वतः संज्ञान लिया और न केवल जांच की निगरानी की, बल्कि कई बार व्यवस्था को फटकार भी लगाई। 14 जून को शेल्टर होम को पूरी तरह से सील कर दिया गया। उस 50 नामों वाली लिस्ट का क्या हुआ जिसका जिक्र आया था? क्या उससे कुछ सामने आया? जांच के दौरान ठाकुर के पास से मिली उस कथित 50 हाई प्रोफाइल नामों की लिस्ट ने राजनीतिक गलियारों में भारी हलचल मचा दी। हालांकि लिस्ट कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन इसके चलते तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके पति चंदेश्वर वर्मा का नाम ठाकुर से लगातार संपर्क में रहने के कारण सामने आया था। बाद में मंजू वर्मा के घर से अवैध हथियार मिलने का एक अलग मामला भी सामने आया था। अच्छा, और मुकदमा फिर बिहार से बाहर चला गया, दिल्ली। हाँ, फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने केस की संवेदनशीलता, पीड़िताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए इस पूरे मामले को बिहार से दिल्ली के साकेत कोर्ट में स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। पॉक्सो कोर्ट जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए होती है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत बनी विशेष अदालत। और फैसला कब आया? सजा क्या हुई? जनवरी 2020 में दिल्ली की पॉक्सो कोर्ट का अहम फैसला आया। कुल 21 आरोपियों पर मुकदमा चला था, जिनमें से 19 को दोषी करार दिया गया। 19 लोगों को दोषी पाया गया? हाँ, ब्रिजेश ठाकुर और 11 अन्य दोषियों को लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास? जी हाँ, पीएसओ एक्ट और आईपीसी की धारा 376 डी यानी सामूहिक बलात्कार के तहत बाकी दोषियों को भी उनके अपराधों की गंभीरता के हिसाब से 10 से 20 साल तक की जेल की सजा हुई। और वो रामानुज ठाकुर, मामू? हाँ, रामानुज ठाकुर उर्फ मामू, उसकी 2020 में मुकदमे के दौरान ही जेल में मौत हो गई थी। उन पीड़िताओं का क्या हुआ? उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या वो सामान्य जीवन जी पा रही हैं? यह एक बहुत महत्वपूर्ण और दुखद सवाल है। 2022 में पीड़िताओं के लिए 3 से 9 लाख रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया गया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई लड़कियों की बाद में शादी हो गई और उन्होंने समाज में वापस लौटकर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन क्या ये आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। जाहिर है, इतने भयानक अनुभव का सदमा और मानसिक घाव शायद जीवन भर उनके साथ रहेगा। उनके लिए सामान्य जीवन जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या ये मामला कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म हो गया है या अभी भी कुछ चल रहा है? कानूनी तौर पर मुख्य मामला तो फैसले तक पहुंच गया, लेकिन इसके तार शायद अभी भी उलझे हुए हैं। 2023 में सीबीआई ने एक नया एफआईआर दर्ज किया। नया एफआईआर? किस बारे में? इसमें आरोप था कि फर्जी दस्तावेज बनाकर एक पीड़िता को गायब कर दिया गया, जो मानव तस्करी यानी ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करता है। अच्छा। और हाल ही में जनवरी 2025 में मुजफ्फरपुर की एक स्थानीय अदालत ने ब्रजेश ठाकुर और 2 अन्य को इसी कांड से जुड़े एक छोटे अलग मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन उम्र कैद की सजा बरकरार है। हाँ, ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि दिल्ली की पीओसीएसओ कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की मुख्य सजा अभी भी बरकरार है। ये वाकई एक लंबी और भयावह कहानी है, और जैसा आपने पहले इशारा किया था, मुजफ्फरपुर अकेला मामला नहीं था। टिस ऑडिट में और भी जगहों पर गड़बड़ियां मिली। बिल्कुल नहीं, ये याद रखना बेहद जरूरी है कि टिस ऑडिट ने सिर्फ मुजफ्फरपुर का ही पर्दाफाश नहीं किया था। बिहार के कई अन्य जिलों जैसे पटना, मुंगेर, कैमूर, भागलपुर, अरियरिया के शेल्टर होम्स में भी गंभीर अनियमितताएं, शारीरिक शोषण और कुछ मामलों में यौन शोषण तक के संकेत मिले थे।
लड़कों के शेल्टर होम में भी? हाँ, इनमें सिर्फ लड़कियों के ही नहीं बल्कि लड़कों के शेल्टर होम भी शामिल थे, जहां बच्चों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की रिपोर्टें थीं। तो ये एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक बड़े सिस्टेमिक फेलियर यानी व्यवस्थागत विफलता का लक्षण था। ये पूरी व्यवस्था में ही कोई कमी थी। निश्चित रूप से ये पूरा प्रकरण हमारे बाल संरक्षण तंत्र की एक बेहद चिंताजनक और भयावह तस्वीर पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का एक खतरनाक गठजोड़ समाज के सबसे कमजोर और बेसहारा वर्ग यानी बच्चों का इस हद तक शोषण कर सकता है और उसे सालों तक छुपाए रख सकता है। किन वजहों से ये मुमकिन हुआ? शेल्टर होम्स की निगरानी में भारी कमी, एनजीओ को मिलने वाले फंड का दुरुपयोग और उसकी कोई जवाबदेही न होना, प्रभावशाली लोगों का राजनीतिक संरक्षण मिलना और शिकायतों को शुरुआत में ही दबा देने या अनदेखा करने की प्रवृत्ति, ये सभी कारक मिलकर इस तरह की त्रासदी को जन्म देते हैं और उसे फलने फूलने का मौका देते हैं। तो ये सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं था, ये पूरी व्यवस्था की विफलता थी। बिल्कुल, ये एक सिस्टमिक फेलियर था। तो आज हमने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की इस दर्दनाक कहानी की परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट ने सालों से चल रहे एक संगठित अपराध का पर्दाफाश किया, कैसे उन बच्चियों को अकल्पनीय यातनाओं और शोषण से गुजरना पड़ा, और कैसे सत्ता, पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल इस घिनौने सच को छुपाने और जारी रखने के लिए किया गया। इस घटना से कई गंभीर सबक मिलते हैं और ये कई चुभते हुए सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अपने शेल्टर होम्स और बाल संरक्षण संस्थानों की निगरानी और जवाबदेही को कैसे पुख्ता कर सकते हैं। कैसे सुनिश्चित करें कि फंड का सही इस्तेमाल हो और बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर हो। हाँ, और ये कैसे पक्का किया जाए कि बच्चों की देखभाल ही उनकी पहली और एकमात्र प्राथमिकता है। और सबसे मुश्किल सवाल, व्यवस्था में राजनीतिक हस्तक्षेप को कैसे रोका जाए ताकि जांच, न्याय और सबसे जरूरी बच्चों का भविष्य प्रभावित ना हो। और अंत में एक विचार जो शायद हम सबको अपने साथ ले जाना चाहिए, यह जानना कि मुजफ्फरपुर जैसी भयानक घटनाएं हुईं, ये अपने आप में काफी नहीं है। सही बात है। असली सवाल ये है कि क्या हम पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि ये अपनी तरह का अकेला मामला था, या ये बस वो सिरा था जो सतह पर दिख गया। ये सोचने वाली बात है। व्यवस्था की वो कौन सी अनदेखी, अनकही खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर ऐसे और ब्रिजेश ठाकुर हमारे समाज में शायद हमारी नजरों से ओझल आज भी सक्रिय हो सकते हैं। और क्या हम एक समाज के तौर पर और हमारी सरकारें और संस्थाएं सामूहिक रूप से ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं कि इतिहास खुद को न दोहराएं और हमारे बच्चे जो सबसे नाजुक और बेआवाज हैं, ऐसी भयावहता से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें? ये सवाल हमें खुद से पूछना होगा।